सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज से एक नई कक्षा का आरंभ हो रहा है। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के संपूर्ण कारक प्रकरण की यह श्रृंखला होगी। आज ये प्रथम कक्षा है, फर्स्ट क्लास है। ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है। ये सर्व जगत प्रसिद्ध ग्रंथ है मित्रों, और ये प्रौढ़ ग्रंथ है। व्याकरण का ये प्रौढ़ ग्रंथ माना जाता है। नव्य व्याकरण में दो प्रकार के व्याकरण प्रचलित हैं, एक नव्य व्याकरण और एक प्राचीन व्याकरण। नव्य व्याकरण में ये प्रौढ़ ग्रंथ माना जाता है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। तो और इन दोनों ही ग्रंथों में महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्रों का व्याख्यान है, परंतु व्याख्या करने का दोनों पद्धतियों का अपना अलग अलग ढंग है, अलग अलग प्रस्तुतिकरण करने का उनका एक तरीका है, परंतु मूल रूप से दोनों अष्टाध्यायी के सूत्रों का ही व्याख्यान करते हैं। तो मित्रों, ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है। इसके और भी भाग हैं, ये प्रथम भाग है। तो इसमें ही कारक प्रकरण दिया गया है। इसमें ही आपका संज्ञा प्रकरण भी है, और षड्लिंग प्रकरण भी है, और आपका संधि प्रकरण भी है पूरा, और कारक स्त्री प्रत्यय प्रकरण भी है, और उसके बाद में कारक प्रकरण आता है। मित्रों, कारक प्रकरण बहुत सारे विश्वविद्यालय और विद्यालयों ने अपने संस्कृत के पाठ्यक्रम में लगाया है। सभी प्रकरणों को नहीं लगाया है, इसलिए ये जो कारक प्रकरण है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस कारक प्रकरण के अंदर संपूर्ण कारक से संबंधित जो भी कुछ सामग्री है, उस संपूर्ण सामग्री को इस कारक प्रकरण में पढ़ाया जाएगा। अब इसके अलावा नहीं बचेगा। लघु सिद्धांत में हम यदि कारक पढ़ते हैं तो थोड़ा सा पढ़ते हैं, जितना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, परंतु यहाँ पर तो आपको संपूर्ण कारक प्रकरण से संबंधित जो भी सूत्र हैं, वार्तिक हैं या परिभाषाएं हैं, कुछ भी हैं, सभी कुछ पढ़ा दिया जाएगा इसके अनुसार। इस पुस्तक के लेखक आप सभी जानते हैं कि भट्टोजी दीक्षित हैं। ठीक है, भट्टोजी दीक्षित हैं। इस पर बहुत सारे लोगों की टीकाएं भी हैं, तो टीकाओं को नहीं पढ़ाएंगे हम। मुख्य रूप से आपको यहाँ पर महर्षि पाणिनि का सूत्र दिखलाएंगे और भट्टोजी दीक्षित की उस पर व्याख्या, उदाहरण, जो भी कुछ उन्होंने किया है वो बतलाएंगे, वो पढ़ाएंगे। वही पाठ्यक्रम में चलता है। भाषा थोड़ी सी इसकी कठिन होगी, हमारे लिए कठिन नहीं है, परंतु आपको हो सकता है कठिन लगेगी, लगती है, क्योंकि नव्य की भाषा है। अपना प्रस्तुतिकरण करने का अलग ढंग है, परंतु नव्य की भाषा में काफ़ी कई विशेषताएं भी हैं मित्रों। तो वो चीज़ को एकदम तर्कपूर्ण ढंग से कहते हैं, वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, इस प्रकार का सेंटेंस बना करके कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को जब हम कहते हैं कि उसमें कोई न्यूनता ना आ जाए, कोई अधिकता ना आ जाए, तो वो थोड़ा सा कठिन सा प्रतीत होता है, परंतु चिंता मत कीजिएगा। हम आपको प्रत्येक शब्द और प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक पंक्ति का अर्थ यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। राइट, तो ये कारक प्रकरण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस संपूर्ण कारक प्रकरण को आप देववाणी संस्कृतम, ये ऐप है देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम की, उस पर जाकर के आराम से पढ़ पाएंगे मित्रों। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए ये व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है। इस पर संपर्क करके आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये शुल्क देय कक्षाएं हैं, ये हम आपको पहले बता देते हैं
ये शुल्क देय कक्षाएं हैं। जो शुल्क इनका दे सकेंगे वही पाठक महानुभाव इन कक्षाओं को पढ़ सकेंगे। शुल्क बहुत ही कम रखा गया है। आपका ये मानिएगा सहयोग रूपी शुल्क रखा गया है। तो ये मित्रों इसकी मोटी सी जानकारी है। दूसरा ये कि आप इस ग्रंथ को पढ़ने जा रहे हैं, अर्थात आप प्रौढ़ विद्यार्थी हैं, एमए के विद्यार्थी हैं, बीए के विद्यार्थी हैं, आप थोड़ी संस्कृत जानते हैं। आप थोड़ी संस्कृत जानते हैं तभी ये ग्रंथ समझ में आएगा आपको। एकदम आप संस्कृत भाषा से अननोन हैं, बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, एक अनुवाद बनाना भी नहीं जानते हैं, तो आपको ये ग्रंथ नहीं समझ में आएगा। आपको संस्कृत आना अनिवार्य है, बेसिक संस्कृत, बहुत धारा प्रवाह संस्कृत की आवश्यकता नहीं है। सामान्य संस्कृत आपको आनी चाहिए, तभी आपको ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का जो कारक प्रकरण है अथवा कोई भी प्रकरण है व्याकरण का, तो वो आपको तभी समझ में आएगा। तो आप थोड़ी संस्कृत की जानकारी अवश्य रखिएगा। आपको यदि संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती है तो देववाणी संस्कृतम संस्कृत सिखाने की कक्षाएं भी आयोजित निरंतर करता रहता है। वहां पर आप भाग लेकर के पहले थोड़े दिन संस्कृत सीखिएगा, फिर इस कारक प्रकरण को पढ़िएगा। और आप एमए बीए के विद्यार्थी हैं, शास्त्री के विद्यार्थी हैं, आचार्य के विद्यार्थी हैं, तो आप आराम से इनको पढ़ पाएंगे। तो मित्रों ये कारक प्रकरण है, ये कारक प्रकरण है। कारक प्रकरण एक अपने आप में बहुत मुख्य प्रकरण है, क्योंकि जब भी संस्कृत का हम कोई वाक्य बनाएंगे तो उसमें कारक को देखना ही होता है। बिना कारक को देखे हुए कोई भी वाक्य का निर्माण नहीं हो सकता है। और सबसे पहले कारक को देखना होता है। कौन सा कारक? तो मित्रों कारक ये है क्या? कारक थोड़ा सा नया शब्द लगता है, तो कारक है क्या? तो मोटी सी भाषा में हम कहेंगे कि कारक अभी इसके अनुसार भी पढ़ेंगे, ठीक है, परंतु हम मोटी भाषा में आपको बता देते हैं कि कारक का अर्थ है कि क्रिया को संपादित करने में वाक्य के अंदर जिन जिन का सहयोग सीधा संबंध होता है वे सभी क्या कहलाते हैं? कारक। और वो कारक अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? 6। कितने हो सकते हैं? अधिक से अधिक कारक 6 हो सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज मैं आपको बतला रहा हूं। कारक की संख्या जो मानी गई है वो कितनी मानी गई है? 6। ठीक है, 6 कारक होते हैं। ठीक है, 6 कारकों अर्थात 6 प्रकार से सीधा वाक्य में क्रिया के साथ शब्दों का संबंध हो सकता है। तो वो 6 कारक, ठीक है, 6 कारक कौन से हैं ये हम आगे आपको क्रम से पढ़ाते जाएंगे इस पुस्तक के अनुसार। ठीक है, फिर भी हम आपको शुरू में नाम बतला देते हैं। एक आपका है कर्तृकारक, कर्ता कारक ऐसे लिख देते हैं अलग अलग। अभी हम कर्ता कारक। नंबर 2 आपका कर्म कारक। ठीक है, नंबर 3 आपका करण कारक। नंबर 4 आपका संप्रदान कारक। और नंबर 5 आपका अपादान कारक। और नंबर 6 आपका अधिकरण कारक। ठीक है, ये 6 कारक ही माने गए हैं व्याकरण के अंदर।
तो इन कारकों को ही हमें पढ़ना है। अब ये इसी में सब बताया जाएगा कि कर्ता कारक क्या होता है, कर्ता के जो कारक है उसके अंदर कौन सी विभक्ति होती है, कौन सा प्रत्यय होता है, वो कैसे आता है, ठीक है। और ये कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक, ये आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। तो ये 6 कारक हैं। तो कोई भी आपको पूछता है, कहीं पर भी आता है प्रश्न प्रौढ़ कक्षाओं में, प्रौढ़ प्रश्न पत्रों में, तो आपको कारकों की संख्या कितनी निर्धारित करनी है? 6। 6 से अधिक कारक नहीं होते हैं। 6 वाक्य के अंदर 6 ही प्रकार से सीधा सीधा संबंध हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता है संस्कृत भाषा के अंदर, ठीक है मित्रों। तो ये कारक शब्द की और कितने कारक हैं ये मैंने मोटी सी अभी आपको जानकारी बतलाई है। इस और एक विभक्ति, इन कारकों जो कारक ये संज्ञा है, ठीक है। ये कारक संज्ञा माने नाम है, नाम रखने वाला एक सूत्र भी है इसके अंदर, कारके। तो ये नाम है कारक। तो कारक संज्ञा करने से क्या होता है मित्रों, इससे हमको प्रत्यय लाने होते हैं। जैसे राम शब्द के रूप हैं, क्या है, राम शब्द के रूप हैं, रामः रामौ रामाः आदि बनते हैं। तो उनके अंदर विभक्तियां होती हैं, विभक्तियां 3-3 के जोड़े की विभक्तियां होती हैं। ये मैं आपको यहाँ पर भी दिखला देता हूँ, चलिए। ये देखिएगा आप, शब्द रूप आप जानते होंगे, ये मैंने अलग एक संस्कृत शिक्षण की पुस्तक को खोला है। देखिएगा ये मैं आपको शब्द रूप दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये एक शब्द का रूप दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये वधु शब्द है, वधु शब्द है। तो इसके अंदर ये रूप बनाने होते हैं हमको, क्या होते हैं, ये रूप बनाने होते हैं सभी के। ये सभी के 8 में रूप दिखाने होते हैं, 3-3 के जोड़े, ये 3-3 के जोड़े होते हैं, ठीक है। ऐसे 3-3 के जोड़े होते हैं, ये और ये, और ऐसे 3-3 के जोड़े होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे जब हम बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और इस प्रकार से फिर दोबारा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन करके हर लाइन में ऐसे हम देखते जाएंगे। और ऐसे ये प्रथमा विभक्ति है, ये प्रथमा विभक्ति, ये द्वितीया विभक्ति, ये तृतीया विभक्ति, ये चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तो मित्रों इसका भी यहाँ पर प्रयोग होगा, इस बात को भी इसके साथ लिया जाएगा, क्योंकि ये भी कारक से ही संबंधित हैं। जब हम 3-3 का ऐसा जोड़ा बनाते हैं तो इसको बोलते हैं विभक्ति। ये पहली विभक्ति, ये दूसरी विभक्ति, तीसरी विभक्ति, ठीक है। ये जो विभक्तियां होती हैं ये कारक से संबंधित होती हैं। हर कारक के लिए कोई न कोई एक विभक्ति का निर्धारण किया जाता है। क्या निर्धारण किया जाता है? तो आपको सबसे पहले ये भी समझ लेना है कि विभक्ति हम जब बोलेंगे तो आपको ऐसे समझना है। और ये विभक्तियां क्या हैं, ये लास्ट के इनके ये शब्द है, इनके अंत में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्या प्रत्यय, ये प्रत्यय हैं। प्रत्यय हम आपको अभी बताएंगे, आगे पढ़ना है हमको। ये प्रत्यय हैं। ये कितने प्रत्यय हैं? ये 21 प्रत्यय हैं। कितने? 21। इनको संस्कृत में क्या बोलते हैं मुख्य रूप से? जब हम बात करते हैं तो इनको बोलते हैं सुप। जब भी हम सुप बोलेंगे तो सुप का अर्थ होगा आपका 21 प्रत्यय, ठीक है। क्या होगा? 21 प्रत्यय। ये 21 प्रत्यय हैं। मैं अभी आपको दिखलाऊंगा अष्टाध्यायी के अंदर 21 प्रत्यय कौन से हैं। तो उनको सुप कहते हैं, सुप कहते हैं। तो 21 में ये दिख रहे हैं आपको 21, इसको छोड़ दीजिएगा नीचे वाले पे।
ये तो प्रथमा, ये ए वाला ही होता है, तो ये 21 है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो ये 21 प्रत्यय हैं। ठीक है, ये 21 प्रत्यय प्रत्यय तो आपने जब यहाँ पर आ चुके हैं इतने आगे, तो आपने प्रत्यय जरूर पढ़े होंगे। चलिएगा, ये देखिए, ये अष्टाध्यायी है। इस अष्टाध्यायी को भी मैं आपको दिखला देता हूं। ये इसी के सूत्रों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा, इसमें एक कारक हम चल रहे हैं। ये प्रथम अध्याय के चौथे पाद में कारक का आरंभ होता है। यहाँ पर ये देखिए, ये कारक सूत्र लिखा हुआ है। यहाँ से कारक बताए जाते हैं, अपादान कारक। ये कारक यहाँ पर अपने ढंग से रखे हुए हैं, इसमें अलग ढंग से रखे हुए हैं। ठीक है, तो इनको भी हम बाद में देखेंगे। अब हम चलते हैं कि जो आपको हम 21 प्रत्यय अभी शुरू में बताने जा रहे हैं वो क्या है आपके। देखिएगा, ये अष्टाध्यायी हमें पूरी याद है। ठीक है, तो अष्टाध्यायी याद होती है तो पढ़ाने में बहुत सुविधा होती है, पढ़ने में भी सुविधा होती है। यदि आपने अष्टाध्यायी नहीं पढ़ी है तो अष्टाध्यायी पुस्तक को आप अवश्य मंगा लीजिएगा। इसी देववाणी संस्कृतम से आपको प्राप्त हो जाएगी, और इसका पाठ अवश्य कीजिएगा। याद नहीं कर सकते, पाठ कीजिएगा। देखिएगा, ये सूत्र है। यहाँ 21 प्रत्यय इसमें पढ़ाए बताए गए हैं। 21 प्रत्यय, वो 21 प्रत्यय क्या है? सु, औ, जस, अम, औत, शस, टाप, भ्याम, भिस, ङे, भ्याम, भ्यस, घसी, भ्याम, भ्यस, घस, ओस, आम, गी, ओस, सु। ये 21 प्रत्यय हैं। ये आपको अभी सबसे पहली कक्षा इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये बेसिक चीजें। ये चीजें आपको बार बार इसमें आएंगी, कारक प्रकरण से संबंधित चीजें हैं। ये 21 प्रत्यय हैं, इनका मैं अभी टेबल भी बना देता हूं। तो इन 21 प्रत्ययों को ही इस कारक प्रकरण के अंदर भी हम देखेंगे, कौन सा प्रत्यय कहाँ आता है। ठीक है, ये वैसे सुबंत की सिद्धि का प्रकरण है, परंतु ये बीच में आएगा, बीच में आएगा। कारक से रिलेटेड चीज है, इसलिए ये आएगी। चलिएगा, तो ये 21 प्रत्यय हैं। इन्हीं की हम 3-3 करके विभक्ति संज्ञा कर देते हैं। तो अब देखिएगा, यहाँ पर मैं इसका टेबल बना देता हूँ। कारक का टेबल बना दिया आपका, ये प्रत्ययों का टेबल बना देता हूँ, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं सुप। ठीक है, सुप क्यों कहते हैं ये भी मैं बतला देता हूँ आपको अभी थोड़ी देर में। ये देखिएगा, सु, औ, जस, हम, इनको याद कर लीजिएगा पूरा। ठीक है, ये तो आप रटेंगे तो तभी आपको सुविधा रहेगी। शस, टा, भ्याम, ये भ्याम, भिस, ङे, भ्याम, भ्यस। ठीक है, ये भ्यस है, भ्यस। और नसी, भ्याम, भ्यस, नस, ओस, आम, और गी, ओस, सुप। ठीक है, ये मैंने आपका प्रत्यय का टेबल बना दिया। ये 21 प्रत्यय, 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पन्ना 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21। ठीक है, इनको इसको कहते हैं प्रथमा विभक्ति। ये पूरी रो को प्रथमा विभक्ति
ठीक है। विभक्ति, ठीक है, इसको बोलते हैं द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, इसको तृतीया, इसको चतुर्थी, इसको पंचमी, इसको षष्ठी और इसको सप्तमी विभक्ति, ठीक है। ये मैंने छोटा सा आपका एक टेबल बना दिया शॉर्टकट में। जब भी हम प्रथमा विभक्ति बोलेंगे आपको कभी, तो ये प्रत्यय आपको याद आने चाहिए कि इनका नाम है प्रथमा विभक्ति, इनका द्वितीया विभक्ति, इनका तृतीया, इनका चतुर्थी, इनका पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और एक वचन बोलेंगे तो इस रो के आ जाएंगे सारी, द्विवचन बोलेंगे तो इस रो के आएंगे, ठीक है। और बहुवचन बोलेंगे तो इस रो के आएंगे। प्रथमा विभक्ति एक वचन बोलेंगे तो ये आ जाएगा, प्रथमा विभक्ति द्विवचन बोलेंगे तो ये आ जाएगा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन बोलेंगे तो ये आ जाएगा। इसी प्रकार से नीचे आपको समझना है। इस टेबल को आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है मित्रों, फिर तभी आप इसको समझ पाएंगे। चलिएगा, अब मित्रों ये भूमिका की कक्षा थी, मैंने आपकी आज भूमिका बनाई है, ठीक है। ये निरंतर चलता रहेगा। ये भूमिका की कक्षा है, प्रथम कक्षा है। और हम मित्रों कोशिश करेंगे कि ये जो कक्षाएं हैं आपकी टाइम पीरियड के हिसाब से बड़ी ना हो, आध घंटे 30 मिनट्स 35 मिनट्स की हूँ, ठीक है। उतना पढ़ने में आपको सुविधा होगी। तो अब हम देखते हैं, चलिएगा, भूमिका है हमारी, तो बेसिक चीजें हमने आपको बता दी है मित्रों। अब इसका जो हमने आपको बता दिया कि मित्रों ये आपका वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है। यहां से कारक प्रकरण का आरंभ होता है। यहाँ स्त्री प्रत्यय प्रकरण समाप्त हो गया है, ठीक है। ये समाप्त हो गया मित्रों। और अब ये अथ कारक प्रकरण, ये कारक प्रकरण है मित्रों। और यहां आप देखेंगे ये जिस पुस्तक की मैंने पीडीएफ बनाई है उसमें ये टीका है, एक बाल मनोरमा टीका। टीका को हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, ये सूत्र हैं। और सूत्र का महर्षि वो आचार्य भट्टोजी दीक्षित का व्याख्यान, ये उनका ये व्याख्यान है। इसी के अंदर उदाहरण, अर्थ और जो भी है वो बताएंगे। उसके अलावा कुछ बेसिक चीजें, सामान्य चीजों को ये नहीं बताएंगे यहाँ पर, वो हम बताएंगे, ठीक है। तो ये हम मुख्य रूप से इसको पढ़ेंगे। ये इनका ये इस लाइन से ऊपर इनका होता है, नीचे टीका होती है। कहीं टीका की आवश्यकता होती है तो हम आपको यहाँ पर पॉइंट करके बताएंगे, अन्यथा हम आपको ये केवल कारक प्रकरण और जो सूत्र है और उनका जो अर्थ है वो पढ़ाएंगे। चलिएगा, तो आज हम इसका श्रीगणेश कर देते हैं। धीरे धीरे आगे निरंतर हमारी कक्षाएं बनती रहेंगी और ऐप के अंदर आप देखते रहेंगे। और देववाणी संस्कृतम यूट्यूब पर भी आप देख पाएंगे शुल्क दे करके। तो जो सबसे पहला जो इन्होंने सूत्र लिया है कारक प्रकरण का, वो सूत्र लिया है मित्रों, ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या के क्रम में ये 532वां नंबर है इसका। तो सूत्र भी मैं आपको उच्चारण कराऊंगा, जिससे आपका सूत्रों का उच्चारण भी शुद्ध हो जाए। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, बोलिएगा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। एक बार और बोलेंगे, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ठीक है। ये अष्टाध्यायी का सूत्र है।
इस कारक प्रकरण के अंदर मुख्य रूप से अष्टाध्यायी के 2 अध्यायों के 2 पादों के सूत्र लगते हैं, ये वही पढ़ाएंगे। एक चतुर्थ प्रथम अध्याय के चौथा पाद का कुछ भाग लगा है और दूसरे अध्याय के तृतीय पाद का कुछ सामग्री इसमें लगाई गई है कारक प्रकरण को पढ़ाने के लिए। तो ये दूसरे अध्याय का तीसरे पाद का 46वां सूत्र है। ठीक है, चलिए इसको मैं अष्टाध्यायी के अंदर भी दिखला देता हूं, वहां पर भी आपको ये सूत्र दिखाऊंगा, तभी आपको अच्छा समझ में आएगा मित्रों। देखिएगा, ये सूत्र है आपका यहां पर, ये तीसरा पाद आ गया, देखिएगा तीसरा पाद आ गया, ये सूत्र यहां आ गया, 46वां सूत्र है, वहां पर भी लिखा है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये सूत्र है। ठीक है, अष्टाध्यायी का सूत्र है, कोई ये नहीं कह सकता है कि महर्षि पाणिनि का सूत्र नहीं पढ़ा रहे हैं, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी महर्षि पाणिनि का सूत्र ही पढ़ा रहे हैं। चलिएगा, अब आ जाइएगा सूत्र पर। अब इसमें जो मित्रों इसका समास आदि यहां नहीं बतलाएंगे, समास आदि यहां नहीं बतलाएंगे, समास हम बतलाएंगे आपको। ठीक है, समास हैं, विभक्ति हैं, वो ये हमारा काम होगा यहाँ पर आपको बतलाना। ठीक है, चलिएगा इसका समास और पदच्छेद आदि क्या है देखिएगा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, ये क्या है, सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम, सप्तमी विभक्ति एक वचनांत, प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम। ठीक है, अब इसके अंदर समास भी आपको आना चाहिए मित्रों। समास लघु सिद्धांत कौमुदी का समास प्रकरण पढ़ाया गया है ऐप के अंदर, वहां पर भी आप उसको पढ़ें। तो प्रातिपदिकार्थ का जो समास है उस समास को मैं आपको यहां पर दिखला देता हूं। ठीक है, देखिएगा समास यहां हम यहीं देखेंगे। समास प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः, ठीक है, ये आपका षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष ये समास आपका हुआ है। प्रातिपदिक का माने प्रातिपदिक ये संज्ञा है व्याकरण में, तो प्रातिपदिक माने जो मूल प्रातिपदिक शब्द होता है उसका अर्थ उसको कहा जाता है प्रातिपदिकार्थ। षष्ठी तत्पुरुष समास है इसका। अब ये हमने इतने पद का समास कर लिया, अब इनका भी सबका समास देखते हैं, पूरे का समास देखेंगे। ठीक है, देखिएगा प्रातिपदिकार्थश्च, कहीं लिखने में अक्षर आगे पीछे हो सकते हैं, ऐसा कोई छूट सकता है, तो आप ऐसा मत मानिएगा कि जी ये गलत लिख रहे हैं, क्योंकि लिखते समय कभी अक्षर हम सोच रहे होते हैं पर तो कुछ गलत कभी लिख जाता है। ठीक है, तो ये हम आपसे पहले निवेदन कर देना चाहते हैं। तो प्रातिपदिकार्थश्च लिंगम च परिमाणम च वचनम च प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण
वचनम। ठीक है, ये आपका यहां तक वचनम तक समास हो गया आपका समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व द्वंद्व, ठीक है, समाहार, क्योंकि ये एक वचन है और बहुत सारे हैं, इसलिए जब अनेक पदों का और एक वचन होता है मिला करके तो उसको बोलते हैं समाहार द्वंद्व। तो समाहार द्वंद्व समास हो गया, यहां तक समास हो गया। अब मात्र के साथ इसमें और समास करना है। मात्र के साथ समास करेंगे तो मात्र के साथ हमें समास करना है, तो आइएगा अब हम पूरा ये पद लेंगे, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम च्यादः मात्रम च इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम। ठीक है, मात्रम और फिर तस्मिन, तस्मिन प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे। तो ये आपका जो समास हुआ है मित्रों, ये समास हुआ है आपका कर्मधारय तत्पुरुषः। ठीक है, ये कर्मधारय तत्पुरुष समास है। ठीक है, ये कर्मधारय है क्योंकि वही प्रातिपदिक का अर्थ लिंग परिमाण वचन है, वही मात्र, अतः मात्र का संबंध सबके साथ में है। तो ये कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गया। तो जितने भी इसके अंदर समास हैं वो सभी समास मैंने आपको बतला दिए। ठीक है, अब इसका ये प्रथमा, इसमें कोई समास नहीं है। तो मित्रों, आज की कक्षा में, इस भूमिका की कक्षा में हमने इस सूत्र का ये समास और इसका वचन विभक्ति जो पदच्छेद है वो देखा है, और कुछ बेसिक बातें थी उनके ऊपर हमने चर्चा कर ली है। तो अब आगे की कक्षा में मित्रों हम आपको जो इसका अर्थ है, अब अर्थ पर आएंगे, अर्थ है, उदाहरण है। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। आज हमने केवल इसका उदाहरण वो समास देखा है। ठीक है, प्रातिपदिक क्या होता है और उसका अर्थ क्या होता है, लिंग क्या होता है, परिमाण क्या होता है, वचन क्या होता है, इसको हम और भी आपको धीरे धीरे समझाते चले जाएंगे। हर शब्द का अपना एक अर्थ होता है, उसी को बोलते हैं प्रातिपदिक अर्थ। ठीक है, संसार में कोई भी शब्द होगा उसका अपना अर्थ माने मीनिंग उसका अवश्य होता है। और लिंग, संस्कृत के अंदर शब्दों के लिंग, जिसको जेंडर बोलते हैं इंग्लिश में, तो लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, जिसको मस्कुलिन बोलते हैं, फेमिनिन बोलते हैं, माने मेल फीमेल। ठीक है, और ये परिमाण माने तौल आदि, माने बेट को कहने वाला। और वचन माने नंबर, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 संख्या, तो यह वो वचन कहा गया है। तो इसी को आगे इस अर्थ में हमें पढ़ना है मित्रों। ये एक एक शब्द का बिल्कुल सटीक अर्थ बोलते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। भट्टो जी दीक्षित महाराज जी का ये जो प्रवचन है अष्टाध्यायी के सूत्रों का, हाँ, तो हम पढ़ाते हुए भी आनंद लेंगे, आप पढ़ते हुए भी आनंद लेंगे। ठीक है, चलिए मित्रों, अब आगे की कक्षा में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विराम लेते हैं, और आप इस ऐप के अंदर जाकर के इस कोर्स को खरीद लीजिएगा।
और हम अधिक आपसे शुल्क नहीं ले रहे हैं और संपूर्ण इस सिद्धांत कौमुदी अर्थात व्याकरण के पाठ का जो मुख्य पाठ कारक प्रकरण है उसको हम पूरा आपको पढ़ा देंगे। आप अपने घर पर ही बैठे बैठे अच्छी प्रकार से, खाना पूर्ति नहीं, अच्छी प्रकार से आप पढ़ पाएंगे। कोई भी शंका होती है, कोई प्रश्न होता है, व्हाट्सएप पर आप हमें पूछ सकेंगे शुल्क देखने के बाद। चलिएगा, आइए मित्रों, आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। अस्तु सर्वेभ्यो नमः।